नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। हालांकि मादा जनन तंत्र के बारे में हम पिछले वीडियो के अंतर्गत भी बात कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने मादा जनन तंत्र के जो संरचनात्मक कौन कौन से हिस्से होते हैं, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने एक डायग्राम की सहायता से मादा जनन तंत्र के कौन कौन से हिस्से होते हैं उनको भी देखा था। इसके बाद में हमने अंडाशय को, उसके अलावा गर्भाशय को और जो अंडवाहिनियां थी इनको डिटेल के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को आप देखें, जिससे कि आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक है ये आपके क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारा शेष भाग बच गया है, अर्थात मादा के जो बाह्य जननांग होते हैं वो और उसके अलावा स्तन ग्रंथियां होती है वो, उनके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। इस कारण आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये वीडियो देखने के बाद में आपको इस टॉपिक को समझने के लिए किसी अन्य वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलो बात करते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमने बात की कि अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं? अंडाशय। और ये होते हैं एक जोड़ी, कहने का मतलब है दो। इसके बाद में होती हैं अंडवाहिनियां, और ये भी कितनी होती हैं? दो। इसके बाद में आ जाता है गर्भाशय अर्थात यूट्रस, और ये कितना होता है? एक। इसके बाद में क्या आ जाता है? गर्भाशय ग्रीवा, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वो होती है। इसके बाद में एक नलिका रूपी संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं योनि, और इसके बाद में यदि हम बात करें तो आते हैं बाह्य जननांग या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब देखो, पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने अंडाशय को कंप्लीट कर लिया, अंडवाहिनियों को कंप्लीट कर लिया, गर्भाशय को कंप्लीट कर लिया, और गर्भाशय ग्रीवा थी, सर्विक्स था, उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे योनि, बाह्य जननांग, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो सहायक ग्रंथियों में हम देखने वाले हैं स्तन ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? स्तन ग्रंथियों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले। अब देखो, ये जो बाह्य जननांग होते हैं इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। मादा के जो बाह्य जननांग होते हैं इसमें क्या क्या शामिल होता है उसको हम एक डायग्राम की सहायता से भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले कौन कौन से हिस्से हैं उनके नाम एक बार हम देख लेते हैं। तो एक तो इसमें होता है जिसे हम बोलते हैं जघन सेल। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं जघन सेल, या जिसे बोला जाता है मांस प्यूबिस। क्या कहा जाता है? मांस प्यूबिस कहा जाता है। इसके बाद में एक शामिल होता है जिसे हम बोलते हैं वृहत भगोष्ठ, जिसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। इसके बाद में शामिल होते हैं लघु भगोष्ठ,
जिसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। इसके बाद में आ जाएगा जिसमें आ जाएगा योनि छिद्र, इसके बाद में यदि हम बात करें तो इसमें आ जाएगा भग्गशेप, भग्गशेप या जिसे हम बोलते हैं क्लाइटोरियस। जिसे क्या कहा जाता है? क्लाइटोरियस कहा जाता है। तो ये सारी की सारी संरचनाएं होती हैं, ये किसके अंतर्गत शामिल होती हैं? बाह्य जननांग के अंतर्गत शामिल होती हैं। और देखो इन सभी संरचनाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहां पर आपको एक स्टडी की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से इन सारी संरचनाओं को पता होना चाहिए। यहां पर आपको श्रम करने की बिल्कुल भी बात है नहीं, क्योंकि समझेंगे हम तभी जब इन चीजों को हमें सही से पता होंगी। और यहां पर जो हम बता रहे हैं वो केवल एक स्टडी के पर्पज से आपको समझा रहे हैं, इसका अन्य कोई भी मतलब ना निकाले। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए इनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी की सारी संरचनाएं हैं, ये बाह्य जननांगों के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो इन सबको हम देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले एक हम डायग्राम देखते हैं। जिसके अंतर्गत ये संरचनाएं कैसे उपस्थित हैं, हालांकि बाद में हम खुद भी एक डायग्राम बनाएंगे, पहले इनमें देख लेते हैं। इस डायग्राम के अंतर्गत ये जो सारी की सारी संरचनाएं हैं, इनको हमें देख लेते हैं, आपके कौन कौन सी चीजें समझ में आती हैं। देखो ये पीछे की तरफ एक संरचना दिख रही होगी, ये हमारे जनन तंत्र में शामिल नहीं है। जो ये पीछे वाली ये वाली संरचना जो आपको दिख रही है, ये जनन तंत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। और ये जो संरचना है ये है मलाशय, अर्थात ये तो हमारे पाचन तंत्र वाला हिस्सा है। अब यहां पर आ जाओ, हम जनन तंत्र में देखें तो सबसे पहले आपको ये एक संरचना दिख रही होगी सफेद रंग की। क्या संरचना दिख रही है? एक सफेद रंग की संरचना दिख रही है। और ये जो सफेद रंग की संरचना है ये है ओवरी। ये कौन सी संरचनाएं हैं? ओवरी अर्थात अंडाशय। और ये जो डायग्राम दिख रहा है ये साइड व्यू है, कहने का मतलब ऐसे बीच में से काटा हुआ है तो साइड व्यू दिख रहा है, इस कारण ये आपको अंडाशय केवल एक ही दिख रहा है। तो ये है ओवरी। इसके बाद में यहां पर देखो ये एक ट्यूब नुमा संरचना है, ये वाली ये है फेलोपियन ट्यूब। क्या है भाई? फेलोपियन ट्यूब। जो यहां से अंडा निकलेगा उसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसके बाद में ये जो एक संरचना आपको दिख रही है, ये वाली संरचना, ये वाली संरचना है यूट्रस। यूट्रस का मतलब हो गया गर्भाशय। ये जो संरचना आपको दिख रही है ये पूरा का पूरा क्या है? गर्भाशय। और इसके बाद में ये गर्भाशय की क्या आ गई है? ग्रीवा, जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स। ये क्या आ गई है? यहां पर जो है ये गर्भाशय की ग्रीवा है, जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स। बाकी ये नीचे की तरफ की जो ये संरचना जो आपको एक खोखली संरचना दिख रही है, ये जनन तंत्र से संबंधित नहीं है, ये है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, जिसे बोलते हैं मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लेडर। तो ये क्या है? यूरिनरी ब्लेडर है। बाद में ये एक लंबी नलिका रूपी संरचना है, ये है वेजाइना। ये क्या है? वेजाइना अर्थात योनि। इसके बाद में यदि और संरचनाएं हम देखें तो यहां पर देखो एक संरचना दिखाई हुई है और यह संरचना है क्लाइटोरियस। अभी आपको देखने पर सीधा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार देख लो ये कौन सी संरचना है? क्लाइटोरियस। ये बाहर की तरफ के जो वलन है, फोल्ड है, जिन्हें हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा। और ये इसके अंदर की तरफ जो दो फोल्ड होते हैं इन्हें कहा जाता है लेबिया माइनोरा। अर्थात
लेबिया मेजोरा का मतलब हो गया है वृहत बगोष्ठ और लेबिया माइनोरा का मतलब हो गया है लघु बगोष्ठ। तो ये सारी की सारी संरचनाएं हैं इस डायग्राम के अंतर्गत आपको दिख रही हैं। और ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू है। एक डायग्राम हम और देखते हैं, एक डायग्राम जो नॉर्मली हम देखते हैं वो दूसरा डायग्राम है, वो सामने से व्यू दिखाता है और ये साइड व्यू दिखाता है। वो सामने वाला भी देख लो भाई, हालांकि हमने कल बनाया था उस डायग्राम को, लेकिन फिर वो भी देख ही लो। ये मादा जनन तंत्र का सामने से व्यू है, मतलब ऐसे दिख रहा है सामने से। और इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सी संरचनाएं दिख रही हैं, देखो वही बात। ये दो तो क्या दिख रहे हैं आपको, अंडाशय अर्थात ओवरी। ये दो क्या दिख रही हैं आपको, फेलोपियन ट्यूब। यूटेराइन ट्यूब बोल दो, अंडवाहिनी बोल दो, फेलोपियन ट्यूब बोल दो, वही है। इसके बाद में ये एक उल्टे नासपति का आकार का क्या होता है, यूट्रस अर्थात गर्भाशय। और गर्भाशय की 3 परत होती हैं, जिसमें से एक तो होती है पेरीमाइट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और फिर एंडोमेट्रियम। यह गर्भाशय ग्रीवा है जिसे बोल रहे हैं सर्विक्स, और ये एक नलिका रूपी संरचना है जिसे कहते हैं वेजाइना। तो ये सामने के व्यू वाला डायग्राम है, वो कौन सा था, साइड व्यू था। अब इसके बाद में हम बाह्य जननांगों को समझते हैं। बाह्य जननांग, बाह्य जननांग कौन कौन से होते हैं, तो देखो इस डायग्राम में हम नॉर्मली ऐसे समझ लेते हैं कि ये कोई महिला है और ये महिला के नॉर्मली हम ये मान लेते हैं कि ये महिला है, और ये जो पेल्विक जो पोजीशन है, श्रोणी क्षेत्र है, वो वाला हिस्सा इसके अंतर्गत दिखाया हुआ है। कौन से हिस्सा दिखाया हुआ है, श्रोणी क्षेत्र वाला। जो पेल्विस रीजन होता है, ये सामने वाला नीचे का हिस्सा, वो दिखाया हुआ है। अब यहां पर कौन कौन सी संरचना होती है, कैसे कैसे दिखाई देती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि यहां पर आपका क्या होता है, ऐसे आपका एक वशीय उत्तक जमा होता है त्वचा के जस्ट नीचे की तरफ। क्या जमा होता है, वशीय उत्तक। और ये जो वशीय उत्तक होता है, जो वसा होती है, इसके ऊपर की तरफ जो त्वचा पाई जाती है, इस त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाल। यहां पर ऐसे क्या उपस्थित होते हैं, बाल उपस्थित होते हैं। और ये जो जगह है, जो आपका वसीय उत्तक से नीचे की तरफ वशीय उत्तक है, उसके ऊपर की तरफ त्वचा है, और त्वचा के ऊपर क्या उगे हैं, बाल। इन्हें कहा जाता है जघनशैल। क्या कहा जाता है, जघनशैल अर्थात मॉन्स प्यूबिस। तो ये वही त्वचा है जो श्रोणी क्षेत्र वाला हिस्सा है और जहां पर बाल उगे हुए हैं, वो क्षेत्र होता है, उसे कहा जाता है मॉन्स प्यूबिस अर्थात जघनशैल। इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में यहां से ऐसे 2 फोल्ड निकले होते हैं। दो क्या निकले होते हैं, फोल्ड। और ये थोड़े मोटे होते हैं, और इन फोल्ड के ऊपर भी क्या उगे हुए होते हैं, बाल उगे हुए होते हैं। इस फोल्ड के ऊपर भी क्या उगे हुए होते हैं, बाल। तो ये एक तरीके से जघनशैल का ही आगे विस्तार है, और इसके ऊपर भी क्या उगे हुए हैं, बाल। और इसे क्या कहा जाता है
क्योंकि ये बड़े आकार के हैं और होठ के जैसे दिखते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है भगोष्ठ, तो ये ओष्ठ के जैसे, होठों के जैसे दिखते हैं, इसी कारण इन्हें कहा जाता है वृहत भगोष्ठ। क्या कहा जाता है भाई? वृहत भगोष्ठ कहा जाता है। इसके बाद में यदि हम देखें तो इनके अंदर भी दो ऐसे क्या पाए जाते हैं? फोल्ड पाए जाते हैं। इसके अंदर भी दो फोल्ड और पाए जाते हैं और ये आकार में छोटे होते हैं, इन पर कोई बाल नहीं पाए जाते हैं और ये छोटे आकार के हैं, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है लघु भगोष्ठ। देखो वृहत भगोष्ठ होता है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है लेबिया मेजोरा। मेजोरा का मतलब होते हैं बड़े आकार के, और ये होते हैं लघु भगोष्ठ का मतलब हो गया लेबिया माइनोरा। क्या हो गए हैं? लेबिया माइनोरा। इसके बाद में यदि देखो, इसके बाद में यदि हम बात करें तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो लघु भगोष्ठ के बीच में पाया जाता है, लघु भगोष्ठ के बीच में पाया जाता है, इस पूरे को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेस्टिब्यूल। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल के अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं। इसके अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं, एक होता है नीचे की ओर, और जो नीचे की ओर छिद्र होता है, देखो यदि हमने बात की थी नर की, तो नर में हमने बात की थी कि उसमें मूत्र छिद्र भी और जनन छिद्र होता है, वो दोनों एक ही होते हैं। लेकिन महिलाओं के अंदर यदि हम बात करें तो जो योनि का द्वार होता है, योनि छिद्र होता है, वो अलग होता है, और जो मूत्राशय से जो नलिका निकलती है, जिसे हम मूत्र नलिका कहते हैं, उसका छिद्र अलग होता है। तो यहां पर हम बात करें जो नीचे की ओर है, यह होता है योनि छिद्र। यह क्या होता है? योनि छिद्र या योनि द्वार। और जस्ट इसके ऊपर की तरफ भी एक छिद्र पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं मूत्र छिद्र। जिसे क्या कहा जाता है? मूत्र छिद्र कहा जाता है, यूरिनल ओपनिंग कहा जाता है। अब देखो यदि हम बात करें योनि छिद्र के बारे में, तो जो योनि छिद्र होते हैं, इसके ऊपर की ओर, छिद्र के ऊपर की ओर एक पतली सी क्या होती है? झिल्ली पाई जाती है। एक पतली झिल्ली पाई जाती है, और उस पतली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइमन झिल्ली। उसे कहा जाता है हाइमन झिल्ली। और इस हाइमन झिल्ली के बारे में यदि हम बात करें तो सामान्य तौर पर ये जो हाइमन झिल्ली होती है, ये प्रथम संभोग के दौरान टूट जाती है। प्रथम बार संभोग की क्रिया होती है तो उस दौरान ये टूट जाती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार ये जो झिल्ली होती है संभोग के बाद में भी बनी रहती है, और कई बार ये झिल्ली होती है, ये कुछ शारीरिक गतिविधियों के कारण से, जैसे साइकिल चलाने से, घोड़ा चलाने से, या जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है, उस दौरान भारत में तो सामान्य तौर पर क्या काम में लिए जाते हैं? पेड़। पेड़ जो बने होते हैं ऐसे, जिनको लेडीज काम में लेती हैं, जो रक्त निकलता है उसको अवशोषित करने के लिए, वो बाहर नहीं निकले। लेकिन कुछ देश होते हैं वहां पर एक ऐसे रुई से बना हुआ या एक विशेष संरचना होती है जिसे कहा जाता है योनि टेम्पोन, और यह संरचना होती है, ये योनि छिद्र के अंदर लगाई जाती है, और इसके ऐसे एक धागा निकला हुआ होता है,
इसे कहा जाता है योनि टेम्पोन। और यह क्या करता है, उस रक्त को क्या करता है, अवशोषित करता है और इस धागे की सहायता से फिर उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो योनि टेम्पोन के अंदर लगाने के कारण भी ये जो हाइमन झिल्ली होती है ये फट सकती है और इसी कारण बोला जाता है कि हाइमन झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति को किसी भी महिला के लिए उसके कौमार्य का प्रतीक नहीं माना जा सकता है, अर्थात उसके जो यौन संबंध है उसका प्रतीक नहीं माना जा सकता है। कहने का मतलब यह हो गया है कि अगर ये उपस्थित है या अनुपस्थित है तो इसका ये डिफाइन नहीं करता है कि ये कोई लेडीज है या कोई लड़की है, वो वर्जिन है या नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हाइमन झिल्ली होती है, योनि छिद्र पर पाई जाती है। हालांकि उसको कंप्लीट रूप से नहीं ढकती है, उसको आंशिक रूप से ढककर रखती है। अब इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर ऊपर की तरफ ये दो वृहद भगोष्ठ होते हैं, जहां पर ऊपर की तरफ ये वृहद भगोष्ठ होते हैं, ये दोनों ऊपर की तरफ जहां पर मिलते हैं, जहां पर ये मिल रहे हैं, वहां पर जहां पर ये मिल रहे हैं वहां पर एक छोटी सा अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है। छोटा सा क्या होता है, अंगुली नुमा प्रवर्ध। और ये अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है, ये क्या होता है, इरेक्टाइल होता है। कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा क्या होता है, संवेदनशील होता है। महिलाओं के अंतर्गत ये बहुत ज्यादा क्या होता है, संवेदनशील होता है। और इस अंगुली नुमा प्रवर्ध को क्या कहा जाता है, इस अंगुली नुमा प्रवर्ध को कहा जाता है भगशेप अर्थात क्लाइटोरियस। क्या कहा जाता है, क्लाइटोरियस कहा जाता है। तो ये सारे के सारे होते हैं, ये महिलाओं में बाह्य जननांग के रूप में शामिल होते हैं। इन्हें हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। और इसके अलावा यहां पर गुदा द्वार होता है, लेकिन वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो ये हमने महिलाओं के जो बाह्य जननांग हैं उसके बारे में देखा है, महिलाओं के जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं उसके बारे में देखा है। सारी संरचनाएं आपको बता दी हैं, जघन सेल या मोन्स प्यूबिस, वृहत भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ या लेबिया माइनोरा। इसके अलावा ये बीच की जो जगह होगी उसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के अंतर्गत ही नीचे की तरफ एक छिद्र है जिसे योनि छिद्र बोलते हैं, ऊपर की तरफ छिद्र है जिसे मूत्र छिद्र बोलते हैं। और लेबिया जो ये मेजोरा है जहां पर इन दोनों मिलते हैं वहां पर एक अंगुली नुमा प्रवर्ध है जिसे क्या कहा जाता है, भगशेप कहा जाता है। तो ये थे बाह्य जननांग। अब हम बात करने वाले हैं स्तन ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, स्तन ग्रंथियों के बारे में। देखो, जो महिलाएं होती हैं या जो मादा होती हैं उनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, ये जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत ही शामिल होती हैं। हां, एक बात बताना मैं आपको भूल गया, पहले उसको देख लो भाई, कि जो ये ओपनिंग होती है जिसे हम योनि छिद्र कहते हैं, यहीं पर अंदर की तरफ एक जोड़ी क्या पाई जाती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं, वो भी पाई जाती हैं। उनका नाम भी ध्यान रख लेना। इस योनि छिद्र के पास में ही पाई जाती हैं अंदर की ओर, जिसे बोलते हैं बर्थोलिन, जिसे कहा जाता है बर्थोलिन ग्रंथियां। क्या कहा जाता है, बर्थोलिन ग्रंथियां। और ये जो ग्रंथियां होती हैं ये महिलाओं की योनि को क्या अंदर से उसको ल्यूब्रिकेट करने का कार्य, उसको चिकना बनाए रखने का कार्य करती हैं। इससे म्यूकस स्रावित होता है और वो म्यूकस होता है उसको चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। अब देखो भाई, हम बात कर रहे हैं स्तन ग्रंथियों के बारे में, अर्थात मेमरी ग्लैंड्स। और ये महिलाओं के अंतर्गत आपके जनन तंत्र से संबंधित ही उन्हीं से जुड़ी हुई क्या होती हैं, संरचनाएं होती हैं। और ये जो संरचनाएं होती हैं
सबको पता होगा संख्या में होती हैं कितनी? 2। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो स्तन ग्रंथियां होती हैं ये स्वेद ग्रंथियों का ही क्या होती हैं? स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। स्वेद ग्रंथियों का क्या होती हैं? रूपांतरण होती हैं। स्वेद ग्रंथियां आप समझते ही होंगे, जिनसे क्या होते हैं? पसीना निकलता है। महिलाओं में उन्हीं स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण के रूप में क्या होती हैं? स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो विकसित हो जाती हैं। हालांकि ये स्तन ग्रंथियां होती हैं, पुरुषों में भी हमें इनके अवशेष दिखाई देते हैं, लेकिन वो विकसित नहीं होते हैं। ये जो स्तन ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियां हैं, इनसे एक पदार्थ स्रावित होता है जिसे हम बोलते हैं दूध। तो दूध का क्या किया जाता है? स्राव किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। दूध का निर्माण और स्राव होता है स्तन ग्रंथियों से किया जाता है। और ये जो दुग्ध है ये शिशु के लिए क्या होता है? एक पोषक पदार्थ होता है। और स्तन ग्रंथियों का पाया जाना स्तनधारी वर्ग की सबसे मुख्य क्या होती है? विशेषता। उसका नाम ही इसी आधार पर पड़ा है कि उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अब यदि हम बात करें कि ये स्तन ग्रंथियां होती हैं, ये कैसी होती हैं, इनकी कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, इसके बारे में यदि हम बात करें तो क्या क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। यह डायग्राम आपको दिख रहा होगा और इस डायग्राम के अंतर्गत आपके स्तन ग्रंथियों को क्या है? समझाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करें कि जो ये स्तन ग्रंथियां होती हैं, ये जो स्तन ग्रंथियां हैं, इसके सामने से देखें तो एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र होता है जो गहरे रंग का होता है, जो एक गहरे रंग का क्षेत्र होता है। और इस एरिया को कहा जाता है एरियोला। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एरियोला कहा जाता है। और इस एरियोला में छोटी छोटी क्या होती हैं? कुछ ग्रंथियां भी होती हैं। और ये एरियोला होता है, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील हिस्सा होता है। जब बच्चा अपनी माता से दूध पीता है तो उस दौरान यहां पर क्योंकि तंत्रिकाएं बहुत ज्यादा होती हैं और वो तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क तक क्या पहुंचाती हैं? संदेश पहुंचाती हैं। और उसी के कारण से मस्तिष्क में उपस्थित जो हमारी ग्रंथि है, जिसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसका स्राव बढ़ा देती है। और जिसके कारण से स्तन ग्रंथियों से दूध होता है वो निकलकर बाहर आता है। इसी कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये दुग्ध के स्राव के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये ध्यान रखना, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? एरियोला कहा जाता है। और इस एरियोला के बीच में एक उभार होता है, एक अंगुली नुमा उभार, जिसे निप्पल कहते हैं। और इसी से क्या होता है? दूध होता है वो बाहर की ओर निकलता है। तो ये तो इसका सामने की ओर से एक डायग्राम दिखाया हुआ है स्तन ग्रंथि का। यदि हम इसको एक साइड व्यू में देखें, कि स्तन ग्रंथि होती है वो कैसी होती है, तो सबसे बाहरी बाहर की तरफ तो आपको पता है स्किन है। सबसे बाहरी बाहर की तरफ तो क्या है? स्किन। इसके अलावा यदि हम देखें तो स्तन ग्रंथियों में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? वशीय उत्तक पाया जाता है। कौन सा उत्तक पाया जाता है? वशीय उत्तक अर्थात फैटी टिश्यू पाया जाता है। और इसी वशीय उत्तक के कारण से स्तन ग्रंथियों का एक विशेष आकार होता है, वो आता है। इसके बाद में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, इसके अंदर जो दूसरी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रंथिल कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ग्रंथिल कोशिकाएं। और ये जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं ये कुछ हिस्सों के अंतर्गत डिवाइड होती हैं, कुछ लोब के अंतर्गत ये पाई जाती हैं। और इन लोब को हम स्तनपालियां कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हमें स्तनपालियां। जैसे यहां पर आपको दिख रही होंगी, ये एक लोब हो गई, ये दूसरी लोब हो गई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं।
ऐसे क्या पाई जाती हैं, कुछ लोब पाई जाती हैं। और ये लोब किसकी बनी होती हैं, ग्रंथिल कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। और ये लोब होती हैं, जो लोब होती हैं या जिन्हें हम बोलते हैं पालियां, ये कितनी होती हैं, आपकी 10 से 15 लोब पाई जाती हैं। 10 से कितनी लोब होती हैं, 15 लोब होती हैं, वो पाई जाती हैं। और इन्हीं लोब के अंतर्गत ये आपकी ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, ये पाई जाती हैं। ये ग्रंथिल कोशिकाएं इन लोब में एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करती हैं, एक कुपिका नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम बोलते हैं स्तन कुपिका, स्तन कुपिका, या हम मेमरी एलोलाई कहते हैं। एलोलाई का मतलब बाहर बाहर की तरफ तो क्या है, कोशिकाएं, और बीच की तरफ खाली जगह है। बीच की तरफ क्या है, खाली जगह, और इस खाली जगह को हम बोलते हैं गुहा। तो जो ये बाहर की तरफ की जो कोशिकाएं हैं, ये दूध का स्राव करती हैं, और वो स्राव होता है ये बीच वाली जो खाली जगह है उसके अंतर्गत इकट्ठा रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, इकट्ठा। और इकट्ठा रहने के बाद में ये दूध होता है ऐसे नलिकाओं की सहायता से। जो नलिकाएं होती हैं, पहले पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जो प्रत्येक किससे निकलती हैं, पाली से निकलती हैं। और फिर ये नलिकाएं होती हैं, बड़ी बड़ी होती जाती हैं, और अंत में ऐसे 15 से 20 क्या होती हैं, ऐसी नलिकाएं होती हैं, वो आकर निप्पल में खुलती हैं। और निप्पल के अंतर्गत खुलने के बाद में बाहर की ओर दूध निकलता है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, स्तन ग्रंथियों के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, वो पाई जाती हैं। यदि इसका हम खुद एक डायग्राम बनाकर देखें तो देखो, सबसे पहले ये तो ऐसे मान लो कि पसलियों वाला हिस्सा हो गया होगा। यहां पर यदि हम बात करें तो ये स्किन हो गई, और स्किन के जस्ट नीचे की तरफ आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, वशीय उत्तक पाया जाता है। इसके अलावा यहां पर क्या होता है, ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, और ये ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं ऐसे पालियों के अंतर्गत पाई जाती हैं। और ये पालियों के अंतर्गत ये ग्रंथिल कोशिकाएं ऐसे विशेष रूप में व्यवस्थित होती हैं, ऐसे विशेष रूप से व्यवस्थित होती हैं। साइड साइड में ये ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, और बीच की जो जगह होती है वो क्या होती है, खाली होती है। बीच वाली जगह क्या होती है, खाली। तो ये तो है ग्रंथिल कोशिकाएं। और ये बीच की क्या हो गई है आपकी, खाली गुहा, ल्यूमेन। तो इन कोशिकाओं से तो दूध बनता है, और दूध बनकर इकट्ठा कहां होता है, दूध बनकर यहां इस जगह पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है इस खाली जगह में। इसके बाद में प्रत्येक से ऐसे क्या निकलती हैं, नलिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं, ऐसी नलिका। ये नलिकाएं इकट्ठी होती हैं, और इकट्ठी होकर एक विशेष बड़ी संरचना का निर्माण करती हैं, एक बड़ी नलिका का निर्माण करती हैं। ऐसे ही बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, ये ऐसे विशेष संरचना का निर्माण करती हैं। और अंत में ये कहां पर खुल जाती हैं, अंत में इस निप्पल में खुले जाती हैं। तो ये है निप्पल, ये नलिकाएं हैं। ये अंत में जो सबसे बड़ी वाली होती है इसे बोलते हैं दुग्ध नलिका। ये इसका ये फूला हुआ हिस्सा होता है, इसे बोला जाता है एम्पुला, इसे बोला जाता है एम्पुला। और ये जो पतली नलिकाएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं स्तन नलिकाएं। इन्हें क्या कहते हैं, स्तन नलिकाएं कहते हैं। और बाकी का जो हिस्सा बच जाता है ये पूरा का पूरा कौन से उत्तक से भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा बीच का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा वशीय उत्तक से भरा हुआ है। और वशीय उत्तक होता है
यही वशीय ऊतक होता है, यही स्तन ग्रंथियों को क्या देता है, एक विशेष आकार देता है। तो यह होता है वशीय ऊतक। तो इस प्रकार से स्तन ग्रंथि होती है वो पाई जाती है, और ये स्तन ग्रंथि होती है ये महिलाओं में एक सहायक ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। इससे जो दूध निकलता है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और यह बोला जाता है कि जो बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे को जन्म के तुरंत बाद में जो माता का दूध है, जो पहला स्तनों से निकला हुआ दूध है, जिसे प्रथम स्तने या कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो जरूर पिलाना चाहिए। और क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि ये बच्चे को क्या प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। अगर बच्चे को रोगों से बचाना है, उसे इस वातावरण में रोगों से लड़ना है, तो ये दूध जरूर पिलाना चाहिए। और माता को कम से कम 6 महीने तक बच्चे को दूध के अलावा कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए, यहां तक कि पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। बाकी जितनी लंबे समय तक माता होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो बच्चा होता है वो उतना ही अधिक मजबूत होता है, उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो उतना ही क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। तो ये सब कुछ हमने मादा के जनन तंत्र के बारे में देखा है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने कंप्लीटली देख लिया है कि मादा का जनन तंत्र होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से अंग और सहायक ग्रंथियां होती हैं वो पाई जाती हैं, और उनको कैसे समझना है। तो ये सब कुछ देखकर आप सबको ये हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, हम ऐसे उम्मीद करें। और नहीं समझ में आ रही है तो क्या चीज नहीं समझ में आई है वो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो है अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।